Hello everyone. Welcome you all to an incredible session on the platform of Incredible Abhishek. As we all know, we all are discussing our important questions for upcoming CAPF 2025 examination, and it will also help you in upcoming CDS 2025 examination. I am Priyanshu Nigam, and I have cleared multiple defense examinations, as you all know. Start करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि करना क्या है। सबसे पहले आपको खुद से क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन का आंसर आपसे आ गया देन इट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं भी आया देन ऑल्सो कोई दिक्कत नहीं है। आपको उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सुनना है, उसका सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि उस सॉल्यूशन में, उस एक्सप्लेनेशन में सारा कॉन्सेप्ट कवर किया जाएगा। उसके साथ साथ जितने PYQ आ चुके हैं वो कवर किए जाएंगे। उसके साथ साथ जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट उससे क्वेश्चन बन सकता है, वो भी कवर किया जाएगा। एंड ये इम्पोर्टेंट अब चेंज हो रहा है क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले क्वेश्चन जनरलाइज में आते थे, अब क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। तो हमें एक एक का एग्जाम्पल भी याद करना पड़ेगा, वो हम अपने कॉन्सेप्ट्स में देखेंगे। तो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ क्लियरिंग मल्टीपल डिफेंस एग्जामिनेशंस मल्टीपल टाइम्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोशल फॉरेस्ट्री। अब ये आज का लेक्चर आप सबको पता है कि मेनली ज्योग्राफी पे बेस होगा, ज्योग्राफी पे बेस्ड होगा, और हम लोग और भी कॉन्सेप्ट्स पे, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना ज्योग्राफी। सो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है सोशल फॉरेस्ट्री पे। अगर हम सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें तो मतलब आजकल आप सब लोग देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब उसको काउंटर करने के लिए एफॉरेस्टेशन होता है, पर एफॉरेस्टेशन में भी कई प्रकार के चीज़ें होती हैं। उसमें वन ऑफ द टाइप है सोशल फॉरेस्ट्री। अब अगर हम सोशल फॉरेस्ट्री का देखें तो इसकी ब्रॉड डेफिनेशन तो होती है कि ट्री प्लांटिंग और फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बट हमें क्या पढ़ना है इसमें, जो क्वेश्चन आते हैं इसमें से सोशल फॉरेस्ट्री में से, वो उसके बेस टाइप्स पे आते हैं। अगर सबसे पहले टाइप की बात करें वो होता है हमारा अर्बन फॉरेस्ट्री। अब अर्बन फॉरेस्ट्री क्या होता है? अर्बन फॉरेस्ट्री वो होता है मतलब प्लांटिंग इन अर्बन एरियाज। अब अर्बन एरिया में अपने पब्लिक प्रॉपर्टी भी आती है, फॉर एग्जांपल पार्क्स या फिर रोड साइड ट्रीज, मतलब पब्लिक में जितनी भी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा जो प्राइवेट ओन्ड प्रॉपर्टी होती हैं, फॉर एग्जांपल गार्डन्स, तो वो भी इसमें आता है। मतलब अर्बन फॉरेस्ट्री में पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, उसे हम बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। अब अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें, इसमें कॉम्बिनेशन किया जाता है, मतलब इसमें ट्रीज भी उगाए जाते हैं, इसमें फॉरेस्ट भी लाए जाते हैं, मतलब पेड़ पौधे, इसके अलावा क्रॉप्स भी लाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें लाइव स्टॉक, मतलब जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, उनका भी इसमें मतलब इसको ग्रो किया जाता है। अब कम्युनिटी एग्रो फॉरेस्ट्री में कौन कौन से आते हैं? फॉर एग्जांपल जो फार्म लैंड होती है वो आती हैं, या फिर पब्लिक गुड्स आती हैं। तो ये सब आता है एग्रो फॉरेस्ट्री में। थर्ड है हमारा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। ये भले ही टाइम टेकिंग है, बट दीज आर वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन PYQ में आ चुके हैं यूपीएससी सिविल सर्विस में, और हमारा जो CAPF है या CDS है वो भी यूपीएससी तरफ ही अब मोड़ ले रहा है, CSE तरफ, क्योंकि क्वेश्चंस आपने देखा होगा रिपीट हो रहे हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन उसी में से है जो चीज़ रिपीट हो चुकी है। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में मतलब जो लोकल कम्युनिटीज साथ में आ जाती हैं, मतलब अपने रिसोर्सेज कलेक्टिव लाती हैं। फॉर एग्जांपल फायरवुड,
या फिर फॉडर, ताकि वो अपने लाइव स्टॉक्स को फीड कर सकें। इसके अलावा एक और होती है जो इम्पोर्टेंट है, वो है हमारी फार्म फॉरेस्ट्री। अब फार्म फॉरेस्ट्री में क्या होता है, इसमें जो प्राइवेट फार्मर्स होते हैं वो अपने जो उनकी लैंड होती है उस पर जो मतलब ग्रो करते हैं कुछ भी चीज, पार्टिकुलरली ट्रीज, तो वो कमर्शियल पर्पस के लिए होते हैं या फिर इकोलॉजिकल पर्पस। कमर्शियल पर्पस मतलब हमारा फॉर एग्जांपल टिम्बर प्रोडक्शन या किसी भी चीज का प्रोडक्शन। और अगर हम इकोलॉजिकल पर्पस की बात करें तो फॉर एग्जांपल सॉइल कंजर्वेशन। तो ये कीवर्ड्स हैं, टिम्बर प्रोडक्शन, सॉइल कंजर्वेशन, ये किस में आते हैं, फार्म फॉरेस्ट्री में। तो ये सब आपको याद रखने हैं और यही इंपॉर्टेंट है। अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अर्बन फॉरेस्ट्री रिफर्स टू द कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज ओनली ऑन पब्लिक गुड लैंड। पर हमने देखा था कि जो अर्बन फॉरेस्ट्री है वो पब्लिक पे और प्राइवेट पे दोनों पे कर रही है। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सेकेंड है, एग्रोफॉरेस्ट्री इन्वॉल्व्स ग्रोइंग ट्रीज एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स टुगेदर ऑन द सेम लैंड इंक्लूडिंग वेस्ट पैचेस। एग्रोफॉरेस्ट्री में हमने देखा था कि हमारा एग्रोफॉरेस्ट्री ट्रीज, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, लाइव स्टॉक सब कुछ इसमें इन्वॉल्व था। तो मतलब एग्रोफॉरेस्ट्री इन्वॉल्व्स ग्रोइंग ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री इंक्लूड्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक, प्राइवेट और कम्युनिटी ओन लैंड। जो कम्युनिटी जो लोकल कम्युनिटी साथ में आ जाती हैं तो वो पब्लिक पे भी यूज कर सकती हैं, प्राइवेट गुड्स भी यूज कर सकती हैं। प्राइवेट गुड्स तब यूज कर सकेंगी जब इस लोकल कम्युनिटी में कोई प्राइवेट मेंबर होगा, उसकी लैंड होगी खुद की, लोकल मतलब पर्सनल लैंड होगी, उसमें वो अलाउ कर सकता है। और कम्युनिटी ओन लैंड। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। सो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन कह रहा है, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन, मोहोरोपिक डिसकंटिन्यूटी और मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग्स। अब बहुत सारी टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती हैं, लाइक मोहोरोपिक डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग, लेमन। तो हम आराम से समझते हैं कि ये वाली डिसकंटिन्यूटी कैसे काम करती है और ये होती क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम अपना अर्थ को कुछ पार्ट्स में बांट लेते हैं। सो ये एक पीस है अर्थ का। सबसे नीचे होगी हमारी कोर, उसमें भी इनर कोर एंड ये होगी आउटर कोर, एंड दिस वन इज इनर कोर। इसके अलावा इसके बाद आ जाता है मेंटल, उसमें भी एक होता है इनर मेंटल, सॉरी आउटर मेंटल ऊपर वाला, एंड दिस इज इनर मेंटल। उसके ऊपर आता है हमारा क्रस्ट, ये हो गया हमारा क्रस्ट। अब इसमें आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट भी डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मान लेते हैं ये हमारा है इनर क्रस्ट और दिस वन इज आउटर क्रस्ट। अब हमें अच्छे से देखना है कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे काम करती है। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं और देखिए ये है हमारा क्रस्ट, ये यहाँ तक आया है, फिर आया यहाँ तक हमारा मेंटल, एंड देन दिस इज कोर। तो इसकी ट्रिक है याद करने की, देखिए यहाँ पे होगा सी, यहाँ पे एम, यहाँ पे आर, यहाँ पे जी, यहाँ पे एल। अब ये कैसे ट्रिक हुई, फॉर एग्जाम्पल आप ये याद कर लीजिए, सी एम आर गुड लीडर। अब इस आर की जगह आप डायरेक्ट आर लिख दीजिए। अब ये ऊपर से नीचे तक हो गया सी एम आर जी एल। अब सबसे पहले हम अपना सी को देखते हैं। सी से क्या होता है हमारा,
जो कि सेपरेट करता है आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट को। उसके बाद आता है एम, जिसे हम बोलते हैं अपना मोहरोविकिक, जो भी बोलते हैं मोहरोविकिक बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा आर, इसके भी नाम बताए जाएंगे। उसके बाद आता है जी, जिसे हम बोलते हैं गुटेनबर्ग, और लास्ट में आता है एल, जिसे हम बोलते हैं लेहमैन। अगर हम लेहमैन की बात करें तो ये किसे सेपरेट कर रहा है? ये सेपरेट कर रहा है हमारे आउटर कोर और इनर कोर को। उसके बाद अगर हम जी की बात करें, जिसे हम बोलते हैं गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग किसे सेपरेट कर रहा है? गुटेनबर्ग सेपरेट कर रहा है इनर मेंटल और आउटर कोर को, मतलब मेंटल और कोर को। उसके बाद बात करें हम अगर एम की, जिसे हम बोलते हैं मोहरोविकिक। अब मोहरोविकिक किसे सेपरेट कर रहा है? तो मोहरोविकिक सेपरेट कर रहा है हमारा इनर क्रस्ट और आउटर मेंटल को, मतलब क्रस्ट और मेंटल को। सो हम क्वेश्चन देखेंगे, मोहरोविकिक और मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो दिस लाइज बिटवीन इनर क्रस्ट एंड आउटर मेंटल, दैट इज क्रस्ट एंड मेंटल। सो अवर सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी की एक कैरेक्टरिस्टिक ध्यान में रखनी है जो पहले पूछी जा चुकी है, वो है कुछ इस प्रकार से। अगर हम मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो इसमें सडन सिस्मिक वेव्स ऑब्जर्व की जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें गुटेनबर्ग की, गुटेनबर्ग में यहाँ पे पी वेव्स जो होती हैं वो स्लो हो जाती हैं, और जो एस वेव्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम लेहमैन की बात करें तो इसमें जब पी वेव्स वहां पे स्लो हो गई थी गुटेनबर्ग में, यहाँ पे जो पी वेव्स होती हैं वो एक्सिलरेट हो जाती हैं, वेरे जो एस वेव्स होती हैं, अब ये पी वेव्स और एस वेव्स क्या है ये भी आगे समझाया जाएगा, तो ये रीअपियर हो जाती हैं। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब थोड़ी सी क्रस्ट की बात कर लेते हैं। अब अगर हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है कंटिनेंटल क्रस्ट एंड सेकेंड वन इज ओशियनिक क्रस्ट। ये क्रस्ट नहीं, क्रस्ट है, सॉरी, ये देख लेना है। तो कंटिनेंटल क्रस्ट में मेनली आता है हमारा ग्रेनाइट, और ओशियनिक में आता है हमारा बसाल्ट। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। तो इतना ही था, इससे ज़्यादा इसमें जानने की बात नहीं है। बस हम कोर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो हमारा कोर होता है, जो आउटर कोर होता है ये वाला, तो दिस इज मेनली लिक्विड, दिस इज इन लिक्विड फॉर्म। वेरस जो इनर कोर होता है वो होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में। इसके अलावा जो हमारे कोर में ही, हमारे पूरे कोर में हमारे आयरन और निकेल पाए जाते हैं, और जो इनर कोर होता है उसमें एक्सट्रीमली हाई प्रेशर होता है। जब हाई प्रेशर होता है तभी वो सॉलिड हो गया। तो ये है हमारा कोर का कॉन्सेप्ट और डिसकंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हम सबको पता है कितने 4-5 टाइप के फॉरेस्ट हैं इंडिया में, आई थिंक 6 टाइप्स के हैं। उसमें काफ़ी सारे फॉरेस्ट आते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस एंड मल्टीपल अदर्स। तो सबसे पहले हम अपने एक एक फॉरेस्ट की बात करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज स्पेसिफिकली टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ट्रीज इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है, ट्रीज इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स। स्टेटमेंट डू नॉट का है, सो आप लोग समझेंगे कि ये दिस माइट बी निगेटिव, बट अगर हम अपने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात देखें तो ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो ग्रीन थ्रू आउट द ईयर रहते हैं, दे रिमेन ग्रीन
थ्रू आउट द ईयर, मतलब ये अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं। बट अगर हम एनसीईआरटी में देखें, जब ये पीवाईक्यू आया था सीएसई में, तब देन दिस स्टेटमेंट वाज कंसिडर्ड करेक्ट। बट अगर हम अपने सीएपीएफ एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखें और एनसीईआरटी में देखें क्या लिखा है, तो एनसीईआरटी में लिखा है दे डू नॉट शेड देयर लीव्स टुगेदर बट दे शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम। सो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है और पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, बट हमें वो फॉलो करना है जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। मतलब टुगेदर ये अपनी लीव्स नहीं गिराते हैं, बट दे शेड देयर लीव्स ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब ऑन डिफरेंट इंटरवल। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें अपने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं? एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैगोनी, देन रोजवुड, देन इबोनी, रबड़ एंड देन चिंकोना। तो ये वाले इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अपने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो सबसे पहला, उसके बाद ही हम अपने स्टेटमेंट देखेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में सबसे पहली होती है हाई बायोडाइवर्सिटी। हाई बायोडाइवर्सिटी मतलब इसमें फ्लोरा भी ज़्यादा होते हैं, मतलब फ्लावर्स, मतलब प्लांट्स, एंड फौना आर ऑल्सो इन ग्रेट नंबर। इसके अलावा इसमें होती है डेंस कैनोपी। अब डेंस कैनोपी पे क्वेश्चन आ चुका है। डेंस कैनोपी वो होती है, फॉर एग्जाम्पल खूब सारे पेड़ हैं, खूब सारे पेड़, अब सनलाइट है तो ज़्यादा नीचे नहीं पहुंच पाएगी। अब ज़्यादा पेड़ है तो ये कैनोपी हुई। अब जितनी ज़्यादा कैनोपी उतनी कम सनलाइट अपनी अर्थ पे पहुंच पाएगी। तो ये होता है कैनोपी का मतलब यहाँ पे रेनफॉल होती तो बहुत है, हाई रेनफॉल होती है, क्योंकि ये मेनली इक्वेटर के पास होते हैं, बट इसमें जो बारिश होती है वो पेड़ तक, मतलब ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है। इसमें रेनफॉल भी अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं तो दे रखा है एनसीईआरटी में, मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है, और इसमें रैपिड ग्रोथ ऑफ ट्रीज देखे जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, प्योर स्टैंड्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर नॉट फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। बट हमने देखा कि प्योर स्टैंड बहुत कम जगह जो प्योर स्टैंड होते हैं, मतलब बिल्कुल ही खड़े पेड़ होते हैं, हमने नीचे एग्जाम्पल में देखा था, ये नॉट फाउंड लिखा है, बट वी हैव सीन दैट दीज प्योर स्टैंड्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर फाउंड इन दीज काइंड ऑफ फॉरेस्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है, इन इंडिया दीज फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट ये हो गई, ये वाली वेस्टर्न घाट हो गई, ईस्टर्न स्लोप इसका ये हुआ, मतलब इधर साइड, मतलब राइट हैंड साइड हुआ। द हिल्स ऑफ नॉर्दर्न रीजन एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब अगर हम बात करें जो हमारे वेस्टर्न, जो हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो वेस्टर्न घाट से पाए जाते हैं, और मेनली उसमें ईस्टर्न स्लोप्स में पाए जाते हैं, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। इसके अलावा नॉर्दर्न रीजन कौन कौन सा आ गया हमारा? फॉर एग्जाम्पल आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड मल्टीपल अदर्स। इसके अलावा हमारा ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में भी, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 एंड ओनली 2। सो इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में, तो सबसे पहले शेडिंग ऑफ लीव्स हमने देखा था, क्योंकि कीवर्ड से ही क्वेश्चन आएगा, शेडिंग ऑफ लीव्स। उसके अलावा अगर हम डेंसिटी देखें, पेड़ों की कितनी डेंसिटी है, उसके अलावा रेनफॉल, और एग्जाम्पल की बात करें अगर, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप डिफ्रेंशिएट करने के तौर पे ही समझेंगे देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड लर्न ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। तो अगर हम शेडिंग ऑफ लीव्स की बात करें
तो कंप्लीटली शेडिंग नहीं होती है, मतलब पूरी तरीके से पेड़ अपने आप को शेड नहीं करता है, नो कंप्लीट शेडिंग। पर अगर हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में देखें तो जब ड्राई सीजन आता है, मतलब समर आता है, तो ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। इसके अलावा डेंसिटी देखें तो इसमें वेरी हाई डेंसिटी होती है, मतलब हाई कैनोपी होती है, और इसमें लेस कैनोपी होती है, क्योंकि हमने देखा था समर में ये अपनी लीव्स शेड कर देते हैं। रेनफॉल की बात करें तो मेनली ऊपर बताया था 200 सेंटीमीटर के ऊपर ज़्यादा होती है, बट इसमें 100 से लेके 200 तक होती है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, एग्जाम्पल इसके तो बता दिए थे, मैगोनी था, इबोनी था, या रोजवुड था, और भी बहुत सारे थे, वो पीछे देख लीजिएगा क्या लिखा है। पर इसके एग्जाम्पल है टीक, साल एंड शीशम। ट्रॉपिकल डेसिडुअस में भी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस आते हैं और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, और सबसे इसको एक और नाम भी दिया जाता है ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट हो गया, इसके अलावा इसमें ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट इन क्वांटिटी है इन इंडिया, लार्जेस्ट है ये इन इंडिया में, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। सो ये था हमारा फॉरेस्ट के बारे में। हमारा सेकंड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट सोर्स फॉर स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब इसमें इंटीरियर ऑफ अर्थ पे क्वेश्चन आ गया, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब मेनली देखा गया है कि दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, दैट इज जिससे हमें पता चलता है कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या है। अब अर्थ के इंटीरियर में को देखने के लिए दो टाइप की तरीके होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट सोर्सेस, एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट सोर्सेस। अब अगर हम डायरेक्ट सोर्सेस की बात करें तो इसमें काफी सारे एग्जांपल आते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा डायरेक्ट सोर्स का वोल्केनिक इरप्शन। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है हमारा डायरेक्ट सोर्स का डीप ड्रिलिंग। इसके अलावा अगर हम इनडायरेक्ट सोर्सेस की बात करें तो सबसे पहला सिस्मिक वेव्स। ये वही एग्जांपल बताए जा रहे हैं जो हमारे PYQ में आ चुके हैं, ये सब नोट है इधर। इसके अलावा मीटियोराइट्स, इसके अलावा हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यही आए हैं। अगर क्वेश्चन बना तो यही ऐसे ही बनेगा आप क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस। तो इसमें ऑप्शन होंगे, अगर इन्हीं ऑप्शन में से होगा देन यू विल बी एबल टू आंसर इट, एंड इसी ऑप्शन में, इन्हीं ऑप्शन जो यहाँ पे लिखा है इन्हीं में से ही होगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो अपना क्वेश्चन देखें, अगर सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला स्टेटमेंट है वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन डायरेक्ट आता है हमारे अर्थ से। हमने देखा था कि जब भी वोल्केनिक इरप्ट होता है उसमें से अंदर से मैग्मा निकलता है, रॉक्स निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं, तो हमें पता चल जाता है कि अर्थ के अंदर क्या है, मतलब ये एक डायरेक्ट सोर्स है। मीटियोराइट्स की बात करें अगर, तो मीटियोराइट्स एक इनडायरेक्ट सोर्स है, दिस इज इनडायरेक्ट। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी इनडायरेक्ट है, और सिस्मिक एक्टिविटी भी इनडायरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, वोल्केनिक इरप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले सोर्सेस को यहाँ पे लिखे हैं, सरफेस रॉक, ये डायरेक्ट सोर्सेज हैं, वोल्केनोज, माइनिंग प्रोजेक्ट, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, डीप ओशनिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ड्रिलिंग से ही इंपॉर्टेंट है, अगर ड्रिलिंग आया वर्ड देन इट विल बी इन डायरेक्ट सोर्स। सेकेंड है इनडायरेक्ट सोर्सेज, टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशन, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशन, मीटियोराइट्स एंड मल्टीपल अदर्स। तो ये आप खुद से देख लीजिएगा। सेकंड, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। पहले अच्छा ये एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है, इन बोथ
द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, डेट बिकॉज, अगर हमें ऐसे क्वेश्चन बिकॉज लाके सॉल्व करने पड़ते हैं, टेम्परेचर इन डिक्रीज इन टेम्परेचर विद हाइट अकर्स बिकॉज द अर्थ्स सरफेस एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड रेडिएट्स बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो चलो इसको भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। तो ये है हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर, लेयर्स ऑफ अर्थ, ये इंटरनेट से निकाली फोटो है, लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले हम ट्रोपोस्फियर की बात करें अगर, तो ट्रोपोस्फियर इज जनरली फ्रॉम 0 to 12 किलोमीटर। इसमें टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग हाइट, मतलब जितना ऊपर जाएंगे उतनी ज्यादा ठंडक बढ़ती जाएगी। टेम्परेचर कितने हिसाब से डिक्रीज करता है, और ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, वो डिक्रीज करता है अराउंड 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर और ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, सेकेंड है, इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर में मेनली होती है हमारी ओजोन गैस, जो कि यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है, और इसमें जब ओजोन है तो ओजोन एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब ओजोन सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, क्योंकि सनलाइट में ही यूवी रेज होती है, तो मतलब इसका टेम्परेचर विद हाइट इंक्रीज करेगा। इसके बाद अगर आता है हमारा, और ये भी होती है मेनली 12 से लेके 15 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक आएगा नहीं, बट इफ आ गया देन यू कैन आंसर इट, क्योंकि स्टेटमेंट अब कुछ भी बन सकता है। उसके बाद आता है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर इज मेनली फ्रॉम 50 से लेके 80 किलोमीटर, और इसमें भी, क्योंकि इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का ओजोन के द्वारा होता है, पर इसमें ओजोन होती नहीं है, तो इसमें भी टेम्परेचर जितना ऊपर जाएंगे उतना डिक्रीज करेगा। इसके बाद आता है हमारा थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, इसे हम आयनोस्फियर भी बोलते हैं। इसमें से रेडियो वेव जो होती हैं वो टकरा के वापस आती है, मतलब ये रिफ्लेक्शन देता है, ये पॉइंट रिफ्लेक्शन वाला आ चुका है। इसके अलावा इसमें टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इसमें, जब इसमें आयनोस्फीयर होता है तो इसकी वजह से इसमें टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज होता है। इसके बाद एग्जॉस्फियर, जहाँ पे सैटेलाइट वगैरह होती है, स्पेसशिप होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। ट्रोपोस्फियर की बात करें, ट्रोपोस्फियर में मेनली होता है हमारा जो भी वेदर फिनोमिना है वो होता है ट्रोपोस्फियर में। इसके अलावा स्ट्रेटोस्फियर में हमारा मेनली जेट, मतलब प्लेन्स उड़ते हैं, जेट प्लेन्स उड़ते हैं। नेक्स्ट मिनट दिक्कत हुई शायद, सो सॉरी। जो हमारा स्ट्रेटोस्फियर होता है उसमें मेनली मिलते हैं हमारे जेट एयरक्राफ्ट होते हैं, वो मिलते हैं। तो ये था हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन बोथ द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। बट हमने देखा था कि ट्रोपोस्फियर में तो होता है ऐसा, बट स्ट्रेटोस्फियर की बात आती है तो इसमें होती है हमारी ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर टेम्परेचर को एब्जॉर्व करती है, क्योंकि उसमें सनलाइट को एब्जॉर्व करती है, क्योंकि उसमें यूवी रेज को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी होती है। तो जब वो सनलाइट को एब्जॉर्व करेगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा, ना कि डिक्रीज होता रहेगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब अगर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है देन वी ऑटोमेटिकली अराइव आवर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें सिर्फ वन इज रॉन्ग। 2 को पढ़ लेते हैं। द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद हाइट अकर्स बिकॉज द अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड रेडिएट्स बैक इनटू एटमॉस्फेयर। तो ये इसका, इस वाले पॉइंट का, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ये इसका स्टेटमेंट है और इसका ये एक्सप्लेनेशन है, ना कि इसका, क्योंकि ये तो गलत है हमारा। अगर यहां तक होता इन ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज क्यों, क्योंकि दिस इज द रीजन, बट यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर भी लिखा है, देन दिस इज द रॉन्ग आंसर। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स वो होते हैं जब आपने कोई सा, मतलब
रेगिस्तान टाइप का देखा होगा, वहाँ पे कुछ कुछ बीच में सॉइल के ही कुछ एक माउंट टाइप के बन जाते हैं अलग अलग शेप में। उन शेप को ही हम बोलते हैं, मतलब उस टोटल को हम बोलते हैं बर्चन्स। और उसके जो टाइप होते हैं वो अलग अलग शेप्स के होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ बर्चन्स। वो हम आगे अपने एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। तो पहले हम अपना थोड़ा स्टेटमेंट्स देख लें। तो पहले स्टेटमेंट है बर्चन ड्यून्स, सैंड ड्यून्स ही बोलते हैं बर्चन ड्यून्स को, डेवलप इन रीजन वेयर विंड स्पीड वेरीज। बट अगर हम बर्चन ड्यून्स की बात करें तो बर्चन ड्यून्स वो होते हैं जो क्रेसेंट शेप में होते हैं, और जो मेनली यूनी डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में विंड फ्लो होती है, और विंड की स्पीड मेनली कांस्टेंट रहती है, मतलब सेम रहती है, ना कि वेरी करती है। और इसकी एक और खासियत है, जब यहाँ पे लिमिटेड सैंड सप्लाई होती है। अब ये क्वेश्चन आप कैसे आ सकता है, तीन वर्ड दे दिए, तीन वर्ड दे दिए, दिस इज हैविंग लिमिटेड सैंड सप्लाई, द विंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट एंड विंड इज यूनिडायरेक्शनल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मतलब दीज आर द फॉलोइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बर्चन्स। सो ये होंगी बर्चन ड्यून्स की कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे विंड वेरी नहीं करती है, विंड मेनली कांस्टेंट रहती है। और इसके एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल केस में आपने एग्जाम्पल देखे ही होंगे अपने, हमारा सहारा डेजर्ट है या फिर हमारा थार डेजर्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है वेजिटेशन ग्रोथ इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। अब जब कहीं रेगिस्तान होगा, वहां पे बिल्कुल सपाट एरिया है, प्लेन एरिया है, वहां पे विंड जा रही है बिना किसी रोक टोक के, मतलब सैंड जा रही है बिना किसी रुकावट के। अब यहाँ पे इन्होंने ग्रो कर दिए हमारे वेजिटेशन। तो यहाँ पे जब हवा चलेगी तो जब सैंड जाएगी तो सैंड यहाँ रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, क्रॉप्स हैं। सो यहाँ पे इसमें विंड का मूवमेंट कम हो जाएगा। जब विंड का मूवमेंट कम हो जाएगा, विंड के मूवमेंट की वजह से ही बनते हैं सैंड ड्यून्स। तो वेजिटेशन ग्रोथ इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो वेजिटेशन होता है वो सैंड को बाइंड करे रखता है, बांधे रखता है, ताकि वो मूवमेंट ना दिखा सके। थर्ड स्टेटमेंट है सैंड ड्यून्स डू नॉट फॉर्म परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो। अब फॉर एग्जांपल ये कोई रेगिस्तान है, अब सैंड ड्यून्स अगर यहाँ बनेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर ऐसे बनेंगे सैंड ड्यून्स और हवा ऐसे आ रही है, तो यहाँ तो उड़ा ले जाएगी इन्हें। तो ये ऐसे नहीं बनते, बल्कि ये पैरेलल में बनते हैं। सैंड ड्यून्स, हवा ऐसे आती है, सैंड ड्यून्स यहाँ बनते हैं, तो यहाँ पे डिपॉजिट होती रहती है, सैंड होती है, तो ये पैरेलल में बनते हैं, परपेंडिकुलर में नहीं बनते। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब हमारा सेकंड सही है और थर्ड सही है, नॉट फर्स्ट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगर हम और अपने जो कॉन्सेप्ट होता है जिससे क्वेश्चन आ सकता है वो पढ़ें, अगर टाइप्स ऑफ ड्यून्स, उसमें सबसे पहला टाइप होता है हमारा, ये नोट करते रहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लिखेंगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। सबसे पहला है बर्चन्स। इसकी होती है क्रेसेंट शेप, ये होता है क्रेसेंट शेप्ड। इसमें हमने बताया था कि यूनिडायरेक्शनल विंड होती है और लिमिटेड सप्लाई ऑफ विंड होती है। इसके एग्जाम्पल है सहारा और थार डेजर्ट। सेकेंड है हमारा ट्रांसवर्स। अब ट्रांसवर्स इसकी शेप होती है वेव लाइक। ये बनते हैं हमारे परपेंडिकुलर टू विंड, और ये मेनली कोस्टल एरिया में देखे जाते हैं, जहां पे कोस्टल रीजन होता है। थर्ड है हमारा लॉन्गिट्यूडनल, जिसे हम बोलते हैं हमारा सीफ भी। तो ये सीफ वर्ड ध्यान रखना है, सीफ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये लॉन्ग एंड नैरो होते हैं, मतलब एक लाइन टाइप की होती है, और ये भी विंड के पैरेलल चलते हैं।
इसके अलावा एक होता है पैराबोलिक। पैराबोला शेप तो आपने सुना ही होगा, यू शेप्ड होते हैं। जब ये यू शेप्ड होते हैं तो ये जो विंड की डायरेक्शन के अपोजिट फॉर्म होते हैं, मतलब अपोजिट टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अपोजिट टू विंड डायरेक्शन। और ये भी मेनली कोस्टल एरियाज में फाइंड करे जाते हैं। तो ये था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ड्यून्स। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलुवियल सॉइल। अब अगर हम अपनी बहुत सारी सॉइल होती हैं, सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी में सॉइल है हमारी इंडिया में एलुवियल सॉइल, मतलब ये लार्जेस्ट है, और दिस मेनली कवर्स अराउंड 40% और 42%, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करी गई है कि इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। अब अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहली इसका स्टेटमेंट है, इट कंटेन्स अ हाई अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस बट इज लो इन पोटैश। तो ये स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करें तो वो रिच होती है हमारी फॉस्फोरिक एसिड में, फॉस्फोरिक एसिड में। इसके अलावा लाइम में रिच होती है, इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर में रिच होती है। फिर ये पुअर किस में होती है, ये पुअर होती है नाइट्रोजन और पोटैश में। अब नाइट्रोजन इंडिया की हर सॉइल में मतलब डेफिशिएंट मतलब नहीं होता है। इंडिया की हर सॉइल में, चाहे कोई सी भी सॉइल आ जाए, उसमें नाइट्रोजन नहीं मिलेगी आपको। सो पहले स्टेटमेंट है हाई अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस बट लो इन पोटैश। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फॉस्फोरस का काम क्या क्या होता है प्लांट ग्रोथ में या सीरियल प्रोडक्शन में, ताकि वो हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी दे सके। सेकेंड स्टेटमेंट है द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड इन एलुवियल सॉइल, मतलब प्रोपोर्शन ऑफ सैंड इन एलुवियल सॉइल डिक्रीजेस एज वन मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्यारा भारत है, ये हो गया ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। अब जितना इसमें स्टेटमेंट कह रहा है जितना लोग ईस्ट से वेस्ट में जाते रहेंगे उतना एलुवियल सॉइल डिक्रीज होता रहेगा। मतलब डिक्रीज मतलब सबसे इस स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम होगा और यहाँ पे मिनिमम। बट अगर हम अपने रीजन की बात करें कि ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये मेनली मिलता है हमारे वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज्यादा। उसके बाद ये डिक्रीज होता रहता है, मतलब ये वेस्ट से ईस्ट जब कोई बंदा जाएगा तब ये सॉइल डिक्रीज होती रहेगी। अब ये अपने स्टेट देख लीजिएगा, स्टेट मतलब स्टेटमेंट बन सकता है कि गुजरात हैज मोर एलुवियल सॉइल देन अपना उड़ीसा। तो दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, क्योंकि वेस्ट से जब ईस्ट जाएंगे तो डिक्रीज होता रहेगा, मतलब जब वेस्ट में मैक्सिमम होगी और ईस्ट में मिनिमम। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा थोड़ी सी और मतलब थोड़ा सा और जान लेते हैं। एलुवियल सॉइल सबसे फीचर इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। फॉर्मेशन इसकी मेनली होती है जो डिपोजिशन बाय रिवर होता है। इसके अलावा इसका टेक्सचर क्या होता है, ये सब स्टेटमेंट एनसीईआरटी की हैं, आप उससे भी देख सकते हैं। बट अगर आप इधर प्रेफर करेंगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल, इट विल बी मोर टाइम सेविंग। टेक्सचर विल बी फ्रॉम सैंडी होता है या क्लेई होता है। इसके अलावा दो टाइप्स की होती हैं ये। पहली होती है खादर, जिसे हम बोलते हैं न्यू एलुवियम, और ये होती है मोर फर्टाइल। मोर फर्टाइल किससे, इसके दूसरे टाइप से जिसे हम बोलते हैं भांगर। भांगर होती है ओल्ड एलुवियल, और ये होती है लेस फर्टाइल। अब हमने देख लिया था कि रिच किस में होती है, रिच होती है हमारे फॉस्फोरस में, लाइम में, और पुअर किस में होती है, ये भी ऊपर देख चुके हैं। ये मिलती कहाँ कहाँ है, रीजन्स में। ये मेनली इंडो गैंजेटिक प्लेन में मिलती है या कोस्टल डेल्टास में मिलती है, और बहुत सारी रिवर्स में मिलती है, रिवर वैलीज में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है विद रिगार्ड टू आवर
एलुवियल सॉइल। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखने हैं। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स इन वाटर बॉडीज इज आर करेक्ट। अब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल क्या होते हैं? अब अगर हम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल की बात करें, फॉर एग्जांपल ये कोई सी वाटर बॉडी है, इसमें कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कितनी ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एल्गी लीड्स टू इंक्रीज इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब अगर हम हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एल्गी की बात करें तो ये मेनली होता है हमारा यूट्रोफिकेशन की वजह से। ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, बट यहाँ भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आ सकता है, क्योंकि यूट्रोफिकेशन वर्ड आ चुका है। यूट्रोफिकेशन मतलब एक्सेस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स मेनली फॉस्फोरस या नाइट्रोजन, ये मेनली न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑफ वाटर बॉडीज। तो जब एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहां पे अनकंट्रोल्ड एल्गल ब्लूम होता है। एल्गल मतलब जितनी एल्गी पॉपुलेशन होती है वो बढ़ जाती है। अब फॉर एग्जांपल इतने एरिया में जितनी ज़्यादा एल्गी होगी, जितने ज़्यादा एल्गे ब्लूम होंगी, उतनी ज़्यादा ही ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगी। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगी उतनी कम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बचेगी, क्योंकि जितनी थी ऑक्सीजन इन्होंने यूज़ कर ली। मतलब पर अगर जितनी कम एल्गी होंगी उतनी कम ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज़ करेंगी तो उतनी ज़्यादा बचेगी। पर स्टेटमेंट कह रहा है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एल्गी लीड्स टू एन इंक्रीज इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल। तो भाई साहब वो एल्गी ऑक्सीजन देंगी थोड़े ना, प्लांट्स थोड़े ना है, वो ऑक्सीजन लेंगी, समझ रहे हो? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट है द रिलीज ऑफ हॉट वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज डिक्रीजेज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब हम अगर देखें कि ये वाटर बॉडी है, इसमें गर्म पानी आ गया, तो गर्म पानी ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है। ये आपने पढ़ा होगा, क्योंकि कोल्ड वाटर जो होता है, ये गर्म पानी होता है, हॉट वाटर, ये ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है। पर जो कोल्ड वाटर होगा वो ऑक्सीजन को इंक्रीज करेगा, इनहेंस करेगा। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। सो रिलीज ऑफ हॉट वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज डिक्रीजेज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि वार्म वाटर होल्ड्स लेस ऑक्सीजन। जब वार्म वाटर के पास लेस ऑक्सीजन होगा तो जितनी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में अवेलेबल होगी वो वहां से लेगा, तो या फिर तो वो डिक्रीज करेगा ऑक्सीजन, या फिर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा डिकम्पोजिशन भी होता रहेगा। मतलब जो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होता है, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन यूज होता है। तो ये भी हमारा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम करेगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसके बारे में यही मेन था। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी और बात कर लें, फॉर एग्जांपल जितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ेगी, क्योंकि हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जितना ज़्यादा रिस्पायरेशन होगा उतनी कम ऑक्सीजन होगी। टेम्परेचर राइज भी इसी के सिमिलर है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी कम ऑक्सीजन। सिमिलर इस केस विथ पॉल्यूशन एज वेल, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉल्यूशन उतना कम ऑक्सीजन। तो ये मेन है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ आ नहीं सकता। इसमें से आएगा तो इसी में से आएगा, वरना नहीं आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन इज अबाउट हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। अब हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स क्या होती हैं? तो हम सबने देखा है कि हिमालयन रिवर्स हमारी कौन कौन सी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अपनी गंगा, जो मेनली हिमालयाज से आती हैं, फॉर एग्जाम्पल गंगा, ब्रह्मपुत्र, या फिर हमारी इंदस। अब इसमें जब वाटर मिलता है, इन्हें वाटर कहाँ से मिलता है? ग्लेशियर से। और ग्लेशियर तो सालों साल रहते हैं, तो इनके पास वाटर रहता है थ्रू आउट द ईयर। मतलब ये पेरेनियल होती हैं। पेरेनियल मतलब जिसमें पानी थ्रू आउट द ईयर बहता है। इसके अलावा इन्हें मानसून रेन भी मिलती है, ऑब्वियस सी बात है, मानसून रेन भी मिलेगी। इसके अलावा दूसरी रिवर जो होती है उन्हें हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर जो हमारे मेनली डेक्कन में बहती हैं, ये वाला रीजन में बहती हैं।
इसमें कौन कौन सी रिवर बहती हैं? वी ऑल नो द एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल गोदावरी या फिर कृष्णा या फिर कावेरी, नर्मदा एंड मल्टीपल अदर्स। इसमें इन्हें वाटर कहाँ से मिलता है? ये मेनली डिपेंड होती है, ये तो इनके पास तो ग्लेशियर भी है और मानसून भी है, मानसूनल रेनफॉल भी है, पर ये सिर्फ मानसूनल रेनफॉल पे डिपेंड करती है। मतलब जब बारिश होगी तब इन्हें मिलेगा पानी, मतलब ये थ्रू आउट द ईयर नहीं बहती हैं, डू नॉट फ्लो। तो ये पॉइंट इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सो पहला स्टेटमेंट कह रहा है हिमालयन रिवर्स फ्लोज थ्रू आउट द ईयर वेयरएज पेनिनसुलर रिवर्स आर मोस्टली सीजनल। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि हिमालयन रिवर्स के पास ग्लेशियर्स होते हैं और मानसूनल रेनफॉल होती है, वेयरएज पेनिनसुलर रिवर के पास मोस्टली मानसूनल रेनफॉल होती है। सेकेंड है पेनिनसुलर रिवर्स टिपिकली हैव स्ट्रेट कोर्स व्हाइल हिमालयन रिवर्स टेंड टू मींडर सिग्निफिकेंटली। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि मेंदर होते क्या है, मेंदर ये होते हैं कि अगर कोई रिवर ऐसे ऐसे चल रही है तो ये उसका मेंदर हुआ, ये वाला पार्ट मेंदर हुआ। अब ये पार्ट जब इतना बाहर आ जाएगा तो एक टाइम के लिए ये कट जाएगा और फिर रिवर यहां से आने लगेगी, ऐसे ऐसे आने लगेगी, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सबो लेक। जब रिवर ऐसे ऐसे आने लगेगी तो यहां पे कट जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सबो लेक। तो ये होता है हमारा मेंदर। और जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो मेनली रॉक्स को कट करते हुए जाती हैं, मतलब ऐसे चलती रहेंगी, रॉक आएगा काट देंगी, जैसे ऐसे कटते जाएंगी, तो ये मेनली स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती हैं, स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती हैं। बट जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है उन्हें एक अपना डायरेक्शन नहीं मिलता, वो डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं, तो वो मींदर करती हैं। सो सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखें, उसमें एक्सप्लेनेशन में क्या क्या आता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएशन मेनली होता है हमारे सोर्स के बेसिस पे। हमने सोर्स देखा अपना हिमालयन रिवर का ग्लेशियर और मानसूनल रेनफॉल, और पेनिनसुलर रिवर में सिर्फ मानसूनल रेनफॉल। इसके फ्लो की बात करें अगर तो ये सालों साल बहती रहती है, दीज आर पेरेनियल, वेयरएज दीज आर सीजनल, कि जब मानसून होगा तब फ्लो करेंगी। कोर्स की बात करें, हमने देखा कि इनका कोर्स लॉन्ग होता है और ये मींडरिंग करती हैं, मतलब ऐसे ऐसे चलती हैं। वेयरएज जो हमारी पेनिनसुलर रिवर है वो शॉर्ट होती हैं बट स्ट्रेट होती हैं, क्योंकि ये रॉक्स को कट करते जाती हैं। इसमें इरोजन देखें अगर कि ये हमारा ज्यादा इरोजन करती है, मोर इरोजन, क्योंकि जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो मेनली यंग रिवर्स होती हैं, यूथफुल स्टेज में होती हैं, और जो हमारा पेरेनियल रिवर्स है वो लिमिटेड इरोजन करती हैं, क्योंकि वो होती है हमारी मैच्योर स्टेज में। तो ये पॉइंट भी बहुत ध्यान रखना है। एग्जाम्पल ऊपर दे दिए थे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, और इसमें एग्जाम्पल है हमारे गोदावरी, महानदी, नर्मदा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पेरेनियल रिवर्स भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है ईस्ट फ्लोइंग एंड अनदर वन इज वेस्ट फ्लोइंग। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग अगले क्वेश्चन में समझेंगे जब कोई क्वेश्चन हमारा आगे आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुनामी इज आर करेक्ट। तो क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुनामीज इज आर करेक्ट। अगर हम सुनामी की बात करें, सुनामी हम सब जानते हैं कि क्या होता है, एक तरीके का डिस्ट्रक्शन होता है जो कि बहुत तेज हवाओं की वजह से हो जाता है या कभी वाटर में भी होता है। तो पहला स्टेटमेंट है सुनामीज ओरिजिनेट फ्रॉम अर्थक्वेक विद एपिसेंटर लोकेटेड बीनेथ ओशन वाटर्स। मतलब फॉर एग्जांपल ये कोई ओशन वाटर है, वहां पे सुनामी आएगी तो सुनामी वहीं से तो लैंड पे आएगी। तो जब सुनामी यहाँ पे आती है, ओशन में आती है, तो उसका जो एपिसेंटर होता है, मतलब जहाँ से सुनामी ओरिजिनेट करती है, ओरिजिनेट करती है, मतलब जहाँ पे सुनामी जहाँ से सुनामी ओरिजिनेट करती है, मतलब जहाँ पे सुनामी जहाँ से सुनामी ओरिजिनेट करती है, ओशन में आती है, तो उसका जो एपिसेंटर होता है, मतलब जहाँ पे सुनामी जहाँ से सुनामी ओरिजिनेट करती है, ओरिजिनेट करती है, मतलब जहाँ पे सुनामी जहाँ से सुनामी ओरिजिनेट करती है, ओशन में आती है, तो उसका जो एपिसेंटर होता है, मतलब जहाँ पे सुनामी जहाँ से सुनामी ओरिजिनेट करती है, ओरिजिनेट करती है, मतलब जहाँ पे सुनामी जहाँ से सुनामी ओरिजिनेट करती है, ओशन में आती है, तो उसका जो एपिसेंटर होता है, मतलब जहाँ पे सुनामी जहाँ से सुनामी ओरिजिनेट करती है, ओरिजिनेट करती है, मतलब जहाँ पे सुनामी जहाँ से सुनामी ओरिजिनेट करती है, ओशन में आती है, तो उसका जो एपिसेंटर होता है, मतलब जहाँ पे सुनामी जहाँ से सुनामी ओरिजिनेट करती है, ओरिजिनेट करती है, मतलब जहाँ पे सुनामी जहाँ से सुनामी ओरिजिनेट करती है, ओशन में आती है, तो उसका जो एपिसेंटर होता है, मतलब
वो होता है बीनेथ द ओशन, मतलब ओशन के नीचे। तो पहला स्टेटमेंट है इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके अलावा और कहाँ कहाँ से सुनामी का ओरिजिनेशन हो सकता है? उसमें हो सकता है वोल्केनिक इरप्शन, उसकी वजह से हो सकता है सुनामी का ओरिजिनेशन। इसके अलावा जो मीटेरोइड इम्पैक्ट होते हैं उसकी वजह से हो सकता है सुनामी का ओरिजिनेशन। और यही मेन फैक्टर है, बट जो मेन फैक्टर है जो ओशन में सुनामी आती है उसका मेन फैक्टर है हमारा कि उसका लोकेशन होता है, जो उसका एपिसेंटर होता है वो होता है बीनेथ द ओशन। सेकेंड स्टेटमेंट है द हाइट ऑफ सुनामी वेव्स डिक्रीजेज एज वाटर डेप्थ इंक्रीजेज। अब फॉर एग्जाम्पल ये कोस्टल एरिया है, अब इसके जितना अंदर जाते रहेंगे वहां पे वाटर की डेप्थ ज्यादा होती रहेगी, मतलब वाटर की गहराई वाटर की ज्यादा होती रहेगी, वाटर डेप्थ इंक्रीजेस। अब वाटर जहां पे ज्यादा होता है वहां पे मर्चेंट नेवी शिप के द्वारा देखा गया है कि वहां पे विंड जो स्पीड होती है, स्पीड किस चीज की? जो सुनामी वेव्स होती हैं, सुनामी वेव्स स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, हाई स्पीड होती है, बट जो उनकी वेव हाइट होती है वो बहुत कम होती है। तो जब शिप्स होती हैं वो जब वाटर में जाती है, डीप वाटर में जाती हैं, तो उन्हें इतना ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं महसूस होता है बट उतना ज़्यादा नहीं जितना वो कोस्टल एरियाज में महसूस करती हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई वेव जो वेव हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मोर होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है दैट हाइट ऑफ सुनामी दैट इज वेव हाइट decreases as water depth increases. So this statement is also absolutely correct. So इसमें इतना ही क्वेश्चन है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है। इसके अलावा स्टैटिक क्वेश्चन एक और है कि एक होती है रिंग ऑफ फायर। वो कहाँ होती है? वो होती है हमारी पैसिफिक ओशन में। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। तो ये था हमारा सुनामी क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसमें इतनी एक्सप्लेनेशन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फेवरेबल कंडीशंस फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन इज आर करेक्ट। अब अगर हम टेम्परेचर इन्वर्जन की बात करें तो एक होता है नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है? जितना ज्यादा टेम्परेचर मतलब उतनी कम हाइट, मतलब टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्टीट्यूड या हाइट। अब जितना हम ऊपर जाते रहेंगे उतना टेम्परेचर कम होता रहेगा, ये है नॉर्मल लैप्स रेट। बट टेम्परेचर इन्वर्जन इसका रिवर्स होता है, मतलब जितनी ज्यादा हाइट उतना ज्यादा टेम्परेचर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, टेम्परेचर इन्वर्जन होता क्या है। अब पूछा है कौन कौन सी सिचुएशंस में टेम्परेचर इन्वर्जन कॉमन होता है। तो पहला स्टेटमेंट है अ लॉन्ग विंटर नाइट विथ क्लियर स्काई फैसिलिटेट्स द अकरेंस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि जब लॉन्ग विंटर नाइट होती हैं और क्लियर स्काईज होती हैं वहां पे टेम्परेचर इन्वर्जन देखा जाता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्यों देखा जाता है ये हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ये ज्योग्राफी के ऑप्शनल से रिलेटेड है, तो आप इसको ध्यान मत दीजिए, बस इतना ध्यान दीजिए कि इसकी स्टेटमेंट कौन कौन सी फेवरेट कंडीशन है। सेकेंड है इन माउंटेन वैलीज ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन कहाँ? जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर होता है। ट्रॉपिकल रीजन आप सबको पता है कहाँ कहाँ होता है। तो वहां पे टेम्परेचर इन्वर्जन इज कॉमन फिनोमेना थ्रू आउट द ईयर, बट हमने देखा है टेम्परेचर इन्वर्जन वहां होता है जहाँ पे विंटर रीजन होता है, पर ट्रॉपिकल में मेनली होता है समर। सो जो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है वो होता है मेनली विंटर में, और थ्रू आउट द ईयर भी नहीं होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन होता है खाली हमारा विंटर सीजन में। सो यही है इसका। इसके अलावा इसके इफेक्ट्स क्या क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट्स पढ़ लें क्योंकि इफेक्ट्स आ सकते हैं। पहला इफेक्ट है इसमें स्मॉग फॉर्मेशन। इसके अलावा लेड टू फ्रॉस्ट फॉर्मेशन। अब फ्रॉस्ट फॉर्मेशन जब फ्रॉस्ट फॉर्म होती है तो ये क्रॉप्स को डैमेज करती है। अब क्यों करती है ये भी आपका काम नहीं है, क्योंकि ये हम लोग मतलब ऑप्शनल वाले पढ़ते हैं।
तो इसमें इतना ही था, इसके अलावा आप ना पढ़िए तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना ही है, इसमें ज़्यादा मत पढ़िएगा। तो यही थे हमारे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 ओनली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिस इज रिलेटेड टू कोएफिशिएंट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो ये होती क्या है? अब खूब सारे रीजन बांटे गए इंडिया में, उसमें बताया गया कि कौन से टाइप में कौन सी प्लेस पे कौन सा क्लाइमेट होता है। अब उस क्लाइमेट में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो उस रीजन को एक्सप्लेन करेंगी, उस रीजन के बारे में बताएंगी। तो बहुत सारे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम थोड़ा एक एक करके पढ़ते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी से उठाया गया है। सबसे पहला है ए टाइप, जहाँ पे मिलता है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। अब ट्रॉपिकल ह्यूमिड में भी ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। ट्रॉपिकल वेट की बात करें तो यहाँ इसका सिंबल है AF। अब ये सिंबल कैसे आते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो पहले हम सोच रहे हैं कि इनके सिंबल्स को बता दें। तो सबसे पहला अगर हम देखें, जहां हमें ए मिल जाए वहां हमें मिलता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब वार्म, मतलब नो और वेरी लेस विंटर। एग्जाम्पल केरला, वेस्ट बंगाल एटसेट्रा। फिर आता है हमारा बी मतलब एरिड या सेमी एरिड। अब ये भी एक्सप्लेनेशन समझाया जाएगा कि कैसे आ रहे हैं ये। डोंट वरी इवन फॉर अ सिंगल पॉइंट। ये कहाँ मिलता है? एरिड मतलब सूखा, सेमी एरिड मतलब थोड़ा सूखा, मतलब डेजर्ट में या फिर स्टीप में। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान हो गया हमारा, या गुजरात हो गया। सी की बात करें अगर, तो यहां पे होता है वार्म टेम्परेचर। वार्म टेम्परेचर मतलब यहां पे मतलब एक कह सकते हैं माइल्ड विंटर, मतलब कम विंटर। फॉर एग्जाम्पल हमने यूपी देखा है अपना, थोड़ा सा यूके पार्ट भी देखा, साउदर्न यूके मतलब उत्तराखंड। गैंजेटिक प्लेन जो उसमें मेनली होते हैं, वहां पे मिलता है हमारा सी टाइप। उसके बाद आता है डी आता है कोल्ड में या कंटिनेंटल। अब यहां पे मिलता है सीवियर कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल हमने अपना देखा हिमालयन रीजन, और हिमालय में भी जो नॉर्थ का पार्ट है जो, वो आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आता है हमारा ई, जिसे हम बोलते हैं पोलर। पोलर में होता है जो आइस कैप्स होती हैं, जो पोलर रीजन, फॉर एग्जाम्पल तुंद्रा रीजन। इसमें लद्दाख हो गया हमारा, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो ये होते हैं हमारे मेनली पोलर रीजन। अब इसमें भी आपको कैसे कैसे ध्यान रखना है। इसके अलावा एक एच भी होता है, एच भी ध्यान रखिएगा, जिसे एच पर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब है हमारी एनसीईआरटी में या हमारे कॉन्सेप्ट्स में तो हम पढ़ सकते हैं उसे। एच को हम बोलते हैं हाईलैंड, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एच को हाईलैंड से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो अब चलते हैं हम अपने थोड़े से पार्ट्स में। जैसे हम यहाँ देखते हैं ई हमारा जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा DFC है, ये खुद से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, खुद पढ़ लीजिएगा। ये BWH है, BW है, ये AW है, ये AS है। तो ये सब आपको खुद से पढ़ने कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उसका आप खुद से पढ़िएगा। इसके अलावा AF की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसमें कोई ड्राई सीजन नहीं होता है। AM जिसमें ट्रॉपिकल मानसून होता है, उसमें शॉर्ट ड्राई सीजन होता है। ट्रॉपिकल वेट में मतलब AW में विंटर ड्राई होता है। ऐसे बी, जैसे हमने ऊपर बताया था, ड्राई क्लाइमेट होता है, तो इसमें भी BSH है, BWH, BSK कोई ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, पर BSH और BWH बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही DFC होता है, ह्यूमिड कंटिनेंटल, DW होता है, E होता है, H होता है। तो ये खुद से आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ बोल के बता देंगे, आपको भी याद नहीं रहेगा। एक बार आपको खुद से पढ़ना है कि DFC मतलब नो ड्राई सीजन या सीवियर विंटर। इसके अलावा ये वाला मैप बहुत ज़रूरी ध्यान से रखना है। ये कॉमनवेल्थ मतलब दिल्ली के आसपास CW होता है। CW को हम कॉमनवेल्थ से याद कर सकते हैं, कॉमनवेल्थ दिल्ली में होते हैं। यहाँ DFC, यहाँ पे डाफला हिल्स हैं, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसे ट्रिक्स बना के आप जितना ध्यान रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। AS मतलब हमने पढ़ा था, क्या था हमारा? ट्रॉपिकल मानसून। इसकी एक क्लास ले लेंगे पूरी, कोई टेंशन नहीं, तभी अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से पढ़ा भी सकते हैं।
तो ये मेनली होता है हमारे वेस्ट कोस्ट में। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ई हमने देखा था हमारा क्या था, पोलर रीजन, पोलर जम्मू कश्मीर लद्दाख। सो ये भी सही है। ए डब्ल्यू हमने कहाँ देखा था, ट्रॉपिकल सवाना। एक्सट्रीम वेस्टर्न राजस्थान, मतलब यहाँ तो बहुत सूखा है, ड्राई है, तो ए डब्ल्यू नहीं है वहाँ पे। ए डब्ल्यू हमने देखा था सवाना क्लाइमेट था, ये सवाना लिखा भी है। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, या फिर हमारा महाराष्ट्र। सी डब्ल्यू जी हमने कहाँ देखा था, सी डब्ल्यू जी था हमारा वार्म टेम्परेचर में, सी से वार्म टेम्परेचर था, या फिर ड्राई विंटर था। और ये भी मिलता है हमारा गैंजेटिक प्लेन, यूपी, साउदर्न यूके। तो ये थर्ड इज ऑल्सो करेक्टली मैच्ड, बट फोर्थ इज करेक्टली मैच, थर्ड इज नॉट करेक्टली मैच। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन, ये आपको खुद से पढ़ना होगा, या फिर इसका एक पूरी क्लास ले लेंगे, उसमें सब बताया जाएगा कौन सा कोई पेन ने क्यों, कौन सा मतलब कौन सा सीजन ड्राई सीजन किया, क्यों किया, इसके अलावा ए डब्ल्यू ए एस ऐसे कॉम्बिनेशन क्यों बनते हैं, उसके एग्जाम्पल, या जितने भी कोई पेन क्लासिफिकेशन से PYQ आ चुके हैं तो वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। सो डोंट वरी फॉर दैट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अर्थ स्ट्रक्चर, अर्थ एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर। तो पहला स्टेटमेंट है, द ट्रोपोस्फियर इज एट मैक्सिमम थिकनेस नियर 30 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर। तो क्वेश्चन कह रहा है मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, इसमें जो ट्रोपोस्फियर होता है, हमने लेयर देखी थी अपनी, लेयर ये है ट्रोपोस्फियर। ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में दोनों में मैक्सिमम थिकनेस में होती है 30 डिग्री लैटिट्यूड पे। बट अगर हम देखें कि ये मैक्सिमम थिकनेस होती है इसकी, जो थिकेस्ट होती है वो होती है हमारी इक्वेटर पे। इक्वेटर कहाँ होता है, मेनली 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक हम कंसिडर कर सकते हैं, और इसमें लिखा है 30 डिग्री, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये थिनेस्ट कहाँ होती है, ये थिनेस्ट होती है हमारे पोल्स पे। पोल्स पे ये मेनली होती है 6 से लेके 8 किलोमीटर तक, मतलब, और जो इक्वेटर पे होती है अराउंड 16 किलोमीटर। तो 30 डिग्री इज नॉट द करेक्ट आंसर, मतलब 30 डिग्री नहीं, या मतलब मेनली इक्वेटर के पास ये मैक्सिमम होती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब थर्ड हमारा ऑटोमेटिकली सही हो गया, द आयनोस्फीयर लाइज अबव द मीजोस्फीयर, मतलब आयनोस्फीयर लाइज अबव द मीजोपॉज। आयनोस्फीयर ये है, मिसोस्फीयर ये है। आयनोस्फीयर मिसोस्फीयर के बीच में होती है हमारी मीजोपॉज। तो मतलब थर्मोस्फीयर, मतलब आयनोस्फीयर के नीचे है मीजोपॉज, तो ये सही है, और मीजोस्फीयर के ऊपर है मीजोपॉज, तो ये भी सही है। और स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर इनके बीच में होती है हमारी स्ट्रेटोपॉज, जो लेयर नीचे होती है उसके नाम पे रखा जाता है। ऐसे ही स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच में होगी हमारी ट्रोपोपॉज। अब इसमें कौन टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, हाउ टेम्परेचर वेरीज, ये हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रेटोपॉज भी है। स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा ओजोन रहता है, उसमें ये सब पढ़ लिया है हमने, आपको खुद से रिवाइज करना है। ट्रोपोस्फीयर में वेदर फिनोमेना होता है, ये रिवाइज करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है, द लेयर दैट सेपरेट्स द स्ट्रेटोस्फीयर फ्रॉम ट्रोपोस्फीयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज। पर हमने देखा था कि स्ट्रेटोपॉज वो है जो स्ट्रेटोस्फीयर और मिसोस्फीयर को सेपरेट कर रही है, ना कि ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को। ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को सेपरेट कर रहा है हमारा ट्रोपोपॉज, क्योंकि हमने देखा जो नीचे लेयर होगी वही हमारे उसी के नाम पे, उसकी जो उसके ऊपर वाली लेयर होगी, जो ट्रांजिशन जोन होगा, उसे हम उसका नाम देंगे। फॉर एग्जांपल ट्रोपोस्फीयर नीचे तो यहाँ ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फीयर नीचे तो स्ट्रेटोपॉज, मिसोस्फीयर नीचे तो मीजोपॉज। अब इसे याद कैसे करना है, सबसे नीचे T, उसके नीचे S, उसके नीचे M, उसके नीचे TH मतलब थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर, फिर
एग्जॉस्फियर। आप कोई सी भी ट्रिक बना सकते हैं, हमने अपनी ट्रिक बना ली थी, तुम सबकी मोहब्बत हो इसलिए सबकी एक्स हो, तो कुछ भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है ये। सो दिस डिपेंड्स अपॉन यू हाउ टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। थर्ड स्टेटमेंट इज, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या था हमारा, लेयर दैट सेपरेट द स्ट्रेटोस्फियर फ्रॉम ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपोज, पर इसे हम बोलते थे ट्रोपोपॉज। So this statement is also wrong. So we arrive to our correct answer, that is option number D. Ionosphere lies above mesopause. हमने देखा भी था कि जो आयनोस्फीयर है वो मेसोपॉज के ऊपर है। सो ये आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं? अब जैसे कि हम सबको पता है कि साइक्लोन दो टाइप के होते हैं, पहला होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, बट इसमें हम पार्टिकुलरली अपना रेस्ट्रिक्ट रहेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन पे। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एक लार्ज स्केल वेदर फिनोमेना है, और ये मेनली जो मिड लैटिट्यूड रीजन होते हैं वहां पे ये फॉर्म होता है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं? जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो फॉर्म होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, और ये होते हैं मिड लैटिट्यूड में, मेनली टेम्परेट रीजन में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट लिए गए एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से, तो आपको इसको बहुत अच्छे से याद करना है। तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, दे हैव वार्म कोर। पर हमने देखा था कि जब ये टेम्परेट या मिड लैटिट्यूड में, वहां पे कोल्ड रीजन होगा कंपैरेटिवली टू ट्रॉपिकल रीजन, तो ये वार्म कोर नहीं होती, इनकी होती है कोल्ड कोर। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो आवर थर्ड ऑप्शन इज ऑटोमेटिकली करेक्ट। देयर मूवमेंट इज जनरली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो मूव करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। अब इसे याद कैसे करना है? जैसे ई को हमने साइड में रख दिया और बीच में डब्ल्यू रख दिया, मतलब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल ईस्ट साइड में और वेस्ट बीच में, तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसका अपोजिट हो जाएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सो ये भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट है, दे कैन डेवलप ओवर बोथ लैंड एंड सी। हमने देखा था कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, वो मेनली हमारे सिर्फ ओशन में फॉर्म होते हैं, बट जो हमारे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो फॉर्म होते हैं हमारे ओशन में भी एंड ऑन लैंड एज वेल। सो फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट आर, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और सेकेंड पॉइंट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की लोकेशन भी देख ली कहाँ फॉर्म होते हैं। So they can develop over both land and sea. So this statement is also absolutely correct. So we arrive to our correct answer, that is option number B. क्योंकि थर्ड भी सही था, उनकी मूवमेंट होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये थे इसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक। इसके अलावा थोड़ी सी और बात जान लेते हैं अपने एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए, क्योंकि वो भी आ सकते हैं। कलर चेंज करें पहले, मजा नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन होता है इसका, ये मेनली मिड लैटिट्यूड रीजन में पाए जाते हैं, जहां पे कोल्ड रीजन होता है, जहां पे टेम्परेट रीजन होता है, दैट इज अबव ट्रॉपिक्स। इसके अलावा मतलब इसके लैटिट्यूड भी अगर बात करें तो मेनली फॉर्म होते हैं 30 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ साउथ तक। इसके अलावा इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें कोल्ड, मतलब कोल्ड एंड वार्म फ्रंट दोनों मौजूद होते हैं। फ्रंट क्या होता है ये हम आगे कुछ क्वेश्चनों में समझेंगे, पर ये कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। इसी वजह से इसमें हैवी रेनफॉल होती है, हैवी स्नो होती है और हैवी विंड स्टॉर्म होते हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। और ये मेनली आते हैं हमारे लार्ज रीजन में, मतलब जहां पे इनका जो रीजन होता है वो बहुत लार्ज हो जाता है, ये लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कर देते हैं।
तो यही था इसका एक्सप्लेनेशन, इसके अलावा इसमें कुछ आ नहीं सकता। सो ये वाला क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेड एंड येलो सॉइल्स इन इंडिया आर करेक्ट। अब रेड एंड येलो सिमिलर होती है, सेम ही होती है, एक ही होती है ना, एक ही टाइप में पढ़ा जाता है, क्योंकि जो रेड कलर होता है उसका बाद में ही उसके एक प्रोसेस होती है जिसे हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, वो पूरा एक कॉन्सेप्ट है, तो उसी की वजह से होती है हमारी येलो सॉइल, जो रेड सॉइल होती है। तो रेड सॉइल के बारे में स्टेटमेंट है दीज सॉइल्स फॉर्म ओवर क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज विद लो रेनफॉल। सो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो हमारी रेड एंड येलो सॉइल होती है तो वो जो एग्जिस्टिंग जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक होती है तो उसी की वेदरिंग की वजह से होती हैं। अब उस क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल हमारा हो गया ग्रेनाइट या फिर ग्नीज या फिर शिस्ट। इन रॉक्स की वजह से ही जो इनकी वेदरिंग होती है तब हमारी बनती है रेड और येलो सॉइल। इसके अलावा ये उस रीजन में होती है जहां पे हमारा लो रेनफॉल होती है। अब जब आप सबको बताएगी जब जहां पे लो रेनफॉल होगी वहां पे लीचिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, लीचिंग हो जाएगी। अब जब लीचिंग हो जाएगी तो जो सॉइल ऊपर की होगी वो नीचे चली जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर नीचे चला जाएगा, बट ऊपर बचेगा क्या, ऊपर बचेगा हमारा मेनली आयरन ऑक्साइड्स। इसके अलावा हम थोड़ा इसके बारे में और थोड़ा डीप में थोड़ी सी छानबीन कर लेते हैं जो स्टेटमेंट हमारे आ सकते हैं रेड और येलो सॉइल पे। सबसे पहला इसका फॉर्मेशन, क्वेश्चन हम फिर से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेशन इसका बताया कि होता है वेदरिंग की वजह से ऑफ इग्नियस रॉक्स। इसके अलावा इसका कलर कौन सा होता है, इसका कलर होता है मेनली रेड, और रेड इस वजह से होता है क्योंकि उसमें जो आयरन की ऑक्साइड्स होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। अब जब इसी को हाइड्रेटेड कर दिया जाता है, वाटर साथ मिला दिया जाता है, तो इसका कलर हो जाता है येलो, और उसमें भी Fe2O3 ही रहता है, आयरन ऑक्साइड ही रहती है। इसके अलावा फाउंड कहाँ कहाँ करते हैं, रीजन की बात करें अगर, तो ये रीजन मेनली ओडिशा अपना, या फिर अपना छत्तीसगढ़, जो रेड बेल्ट है छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। इसके अलावा वेस्ट बंगाल भी है, झारखंड भी है। इसके अलावा नीचे मिल जाती है ये तमिलनाडु तरफ, इसके अलावा कर्नाटका में एंड आंध्र प्रदेश। तो ये सब रीजन है जहां पे मिलती है हमारी रेड और येलो सॉइल। इसके अलावा टेक्सचर की बात करें अगर, इसमें इसका टेक्सचर मेनली होता है सैंडी टू लोमी, मतलब नॉट इसमें क्लेई टाइप का स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो इसमें सैंडी और लोमी होता है। इसमें फर्टिलिटी कैसी होती है, किस किस में ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स में ये रिच होती है, कौन में पुअर होती है। तो इसकी जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और ह्यूमस है, तो ये लैक करते हैं, इसी की वजह से इसमें लो नेचुरल फर्टिलिटी होती है। अब इसमें क्रॉप्स कौन कौन से उगाए जा सकते हैं, क्रॉप्स फॉर एग्जांपल मिलेट्स, हमने देखा है मिलेट्स हाई टेम्परेचर में आ सकती है। इसके अलावा इसमें पल्सेस, ग्राउंड नट, तो ये सब इसमें मेनली इसके एग्जाम्पल है क्रॉप्स के। फर्स्ट स्टेटमेंट है सही हमारा, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनती है जहां पे लो रेनफॉल होता है। सेकंड है देयर रेडिश कलर रिजल्ट्स फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ आयरन डिफ्यूजन, हमने लीचिंग वाला प्रोसेस देखा था, तो इसकी वजह से ये मेनली मतलब इसकी वजह से इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है नीचे चला जाता है, वेरेज जो हमारा आयरन होता है वो ऊपर ही रह जाता है, जिसकी वजह से उसको रेड कलर मिल जाता है। तो ये स्टेटमेंट ही हमारा सही है। तो सेकंड आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आज का आखिरी क्वेश्चन रखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सवाना क्लाइमेट इज आर करेक्ट। अब सवाना क्लाइमेट एक पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा टॉपिक है, हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं ताकि हमारा काम बन जाए। तो ये सवाना क्लाइमेट है।
अगर हम सवाना क्लाइमेट देखें, ये मेनली देखिए यार कि ट्रॉपिकल रीजन में है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक पूरा पड़ता है। सवाना क्लाइमेट की पहले अपना कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लोकेशन की बात करें, अगर सबसे इसकी इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है जो मिलती है हमारे 5 से लेके 20 डिग्री लैटिट्यूड तक, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, साउथर्न हेमिस्फीयर में भी। इसमें रेनफॉल भी होती है काफ़ी, पर इसमें मतलब रीजन के वाइज है। अगर कहीं पे 750 मिलीमीटर तक रेनफॉल हो जाएगी, कहीं पे सिर्फ 130 मिलीमीटर तक रेनफॉल रहेगी। मतलब वेट एंड ड्राई सीजन बहुत होते हैं इसमें, तो इसमें ये नहीं कि सिर्फ वेट रहेगा या सिर्फ ड्राई रहेगा। बट इसका जो टेम्परेचर होता है वो हॉट में रहता है, या फिर माइल्ड विंटर, कम थोड़ी सी विंटर आ जाएगी, पर मेनली इसमें रहेगा हॉट, क्योंकि ये मेनली होता है इक्वेटर के आसपास। वेजिटेशन होता है इसमें ग्रासलैंड्स, इसमें ग्रासलैंड्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है अपना अफ्रीकन सवाना, ये हो गया अफ्रीकन सवाना, सॉरी ये हो गया अफ्रीकन सवाना, ये साउथर्न अमेरिका, ब्राज़ील का पार्ट, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, या इंडियन सवाना। यहाँ पे भी थोड़ा सा है हमारा जो डेक्कन रीजन है हमारा, उसे भी हम लोग कंसिडर करते हैं अपना सवाना रीजन में। एनिमल्स तो सारे कॉमन ही होते हैं, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द हाईएस्ट टेम्परेचर इन सवाना क्लाइमेट अगर इन मई एंड जून। अब अगर हम अपने जो हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें, हम अपना देखते हैं कि वार्म कब होता है सबसे, अपने मई जून में ही या जुलाई में भी। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो अगर होता है मई एंड जून में। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है, सवाना फॉरेस्ट आर प्राइमरली फाउंड इन ट्रॉपिक बिटवीन ट्रॉपिक्स। इतना सही है, मेनली ऑन ईस्टर्न मार्जिन ऑफ अफ्रीका एंड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ साउथ अफ्रीका। पर हमने देखा था कि ये मेनली जरूरी नहीं कि साइड में मिले, ये बीच में भी मिल रहा है, देखिए ये ऊपर भी मिल रहा है, हमारे में तो बीच में है, नीचे है। सो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ईस्टर्न मार्जिन ऑफ अफ्रीका, बट हमने देखा था सेंट्रल में भी है और वेस्टर्न में भी है, ईस्टर्न में भी है, सब जगह है। तो ये सिर्फ ईस्टर्न से नहीं, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द लेक्चर, and I hope you all got a good insight. And if you all love the lecture, then please like the video, please do your valuable comment and give your valuable feedback, and also please join our Telegram channel by the name of Ace Defense, where you will get the regular updates and also practice questions. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स। सो आज के लिए नोट्स बनाइएगा, ये क्वेश्चंस रिवाइज करिएगा, एंड थैंक यू एवरीवन।